हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। चलिए फिर से पीवाईक्यू के हम सेशन करेंगे। जुलाई दिसंबर आपके जो 2024 में आए थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के पीवाईक्यू आज से शुरू करने जा रहे हैं हम। हमारे दिसंबर 2024 में हुए थे पेपर आपके, वो पेपर तीनों कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट पेपर भी और दोनों सेकेंड पेपर भी। ठीक है, तो चलिए जुलाई का पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिटरेरी डिवाइस से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये, क्योंकि एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, ये आपके वैसे तो पैराग्राफ में आएगा, पैराग्राफ में आपसे थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं इसलिए लेकर आई ताकि आपको माइंड में रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस भी हमारे पैराग्राफ में आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन द एक्सप्रेशन डिड शाइन लाइक ग्लिस्टिंग गोल्ड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सिमली, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन और फोर्थ है हाइपरबोले। देखिए, डिड शाइन लाइक ग्लिस्टिंग गोल्ड, तो यहाँ पर बात हो रही है लाइक की, कि वो उसके जैसा। ठीक है, लाइक जहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये आपके सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिन्हें हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे अलंकार होते हैं हिंदी में, तो आप मैं बोलूँगी तो जाने जाओगे। एक रूपक अलंकार होता है आपका, एक उपमा अलंकार होता है, एक मानवीकरण अलंकार होता है आपका। ठीक है, एक अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत सारे ऐसे आपके अलंकार होते हैं। इंग्लिश में इनके नाम डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट अगर इंग्लिश के तरीके से याद करोगे बहुत इजीली याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो जहाँ पर लाइक और एज का यूज होता है वहाँ हमेशा हम सिमली का यूज करते हैं। सिमली, तो सिमली बहुत इजी है, जहाँ पर भी आपको लाइक मिले एज मिले वहाँ पे सिमली लगा दो, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हुआ सिमली, आपका आंसर। ठीक है, और जो आपका पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन में हमेशा किसी भी एक ऐसी चीज़, जैसे कि मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि बादल बहुत बरस रहे, नहीं, बादल बहुत बरस रहा है ना, कि मानो जैसे कि हवा इतरा रही है। अब हवा का इतराना क्या है कि वो क्या कर रही है, हवा आदमियों की तरह क्रिया करते हुए जब दिखाया जाता है उसे पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला, अभी सारे मैं आपको करवा दूंगी, एक दिन एक क्लास में सारे ही आपको करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पीडीएफ भी चाहिए होगी तो आप मुझे बोलना, मैंने पीडीएफ को एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी साथ में है पीडीएफ के। अगर चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पूरी पीडीएफ में दे दूंगी जब ये पूरे आपका सेशन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड डज नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक, हाउएवर शी इज able to write it under adult or peer guidance, this guidance is called। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेट कर रही है। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पैराग्राफ है जहाँ वो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर पा रही है, उस टॉपिक से रिलेट अच्छे से लिख नहीं पा रही है, तो वो किस तरह की, और पीयर ग्रुप से, अडल्ट से और पीयर ग्रुप से गाइडेंस ले रही है, तो इस तरह की गाइडेंस को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग, थर्ड है पीयर टीचिंग, सेकंड, थर्ड है पीयर काउंसलिंग और फोर्थ आपका टीम टीचिंग। अब यहाँ पर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में किसी की हेल्प ले रही है, और हेल्प हमेशा कहाँ लेंगे हम, जेडपीडी जो वाइगोत्स्की की एक टर्म है उसमें, जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग आता है। स्कैफोल्डिंग एक मचान, एक ढांचा है जहाँ हम बच्चे को सहायता देकर उसको सिखाते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा अपने मेंटल लेवल के हायर ऑर्डर का यूज़ कर रहा है, जिससे उसकी इंटेलिजेंसी और उसकी रीजनिंग की, उसके तर्क शक्ति का पता चल रहा है कि बच्चा कितनी अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर रहा है, हायर ऑर्डर का यूज़ कर रहा है, तो वो किस तरह की लर्निंग कर रहा है वो आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्बल लर्निंग, सेकेंड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है मोटर स्किल लर्निंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चरल लर्निंग। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बच्चा हायर ऑर्डर का यूज़ कर रहा है, तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, हायर ऑर्डर में बच्चे का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बच्चे का संपर्त्य सही होगा, तभी बच्चा अच्छे से अपनी रीजनिंग कर पाएगा और इंटेलिजेंसी का जो प्रोसेस होगा वो सही होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन आएगा सेकेंड, कॉन्सेप्ट लर्निंग, या कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, as a teacher appreciate a child for her overall language use, though some of the words are misspelled by her, you are using dash approach in your class। ठीक है, यहाँ पर कह रही है कि एक टीचर है, जब मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हो।
ठीक है, उसे कह रहे हो बहुत अच्छा, क्या कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन वो शायद मिसस्पेल्ड भी हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी टीचर उसको मोटिवेट कर रही है। जब वो मोटिवेट कर रही है तो वो किस तरह के अप्रोच का यहाँ पर यूज़ कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है होल लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है कम्युनिकेटिव, थर्ड ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पर क्या कर रही है टीचर, होल लैंग्वेज का, ओवरऑल लैंग्वेज का यूज़ कर रही है। ठीक है, ओवरऑल लैंग्वेज, तो इसका ऑप्शन आपका राइट होगा होल लैंग्वेज, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यू आर अ हिंदी स्पीकिंग टीचर, आप हिंदी के टीचर हो, बट यू गेट पोस्टेड इन प्राइमरी स्कूल इन पंजाब, लेकिन आपकी पोस्टिंग बाय चांस प्राइमरी स्कूल में पंजाब में हो जाती है। सिंस यू डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया यू शुड, तो आप क्या करोगे जब आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आएगी। फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएटली अप्लाई फॉर अ ट्रांसफ़र टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, क्या आप एकदम से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दोगे कि नहीं मुझे तो हिंदी स्पीकिंग एरिया में भेजो। सेकंड ऑप्शन है यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग, या फिर आप क्या करोगे, बच्चों से भाषा यूज करोगे और रिसोर्स के रूप में, या फिर अपनी टीचिंग को स्टार्ट कर दोगे। थर्ड है कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे। फोर्थ है मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी, या आप कम्युनिटी को मोटिवेट करोगे कि वो हिंदी में बात करें। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड, कि आप यूज़ करोगे बच्चों के साथ, उन्हीं की भाषा के बारे में रिसोर्स के रूप में यूज़ करोगे और टीचिंग को स्टार्ट करोगे। क्योंकि जो आप बच्चे बीएड कर रखी होगी सभी बच्चों ने, तो आपके जो एक पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसमें भी आपको सिखाया जाता है कि आपकी जो सोसाइटी है, जो आपका सोसाइटी से रिलेट करती जो आपकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मल्टीलिंग्विज्म कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है, और वहाँ मल्टीलिंग्विज्म की भी बात होती है कि बहुभाषिकता क्या है, अगर आपको कहीं भेज दिया जाए तो आप कैसे करोगे। क्योंकि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी बोलियाँ और भाषाएँ हैं, और अलग अलग एरिया में आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पर सबकी लैंग्वेज डिफरेंट मिलेगी, टोन डिफरेंट मिलेगी, तो हम उस भाषा को एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे और उनके साथ उसी भाषा में उनसे को पढ़ाएंगे, पहले खुद सीखेंगे और फिर बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड होगा इसमें राइट, यूज द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। अगला क्वेश्चन है, डैश कॉम्प्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल की बात हो रही है, रीडिंग से रिलेट करती, तो ये यहाँ पर किस तरह का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जहाँ दी जाती है, तो किस तरह का टेक्स्ट है, ग्लोबल टेक्स्ट, लोकल, इन्फेर्शियल और इवेल्युएटिव। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है कि उसका इंटेंसली पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट पढ़ लिया, उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना है और फिर बच्चों को उस चीज़ के बारे में बताना है। तो यहाँ पर लोकल कॉम्प्रीहेंशन जो स्किल है उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बताया भी था, इसका क्या पर्पज होता है हमारे लैंग्वेज लर्निंग में। फर्स्ट है प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर समेटिव असेसमेंट, इन्फॉर्म पेरेंट्स इन पीटीएम एंड आस्क देम टू पे अटेंशन। थर्ड है नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स। फोर्थ है यूज द फाइंडिंग्स इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, लर्निंग के लिए। हम क्या करेंगे, जब भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, हम बच्चे की जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनके बारे में हम बच्चे को देखते हैं कि क्या कमी है, फिर उनको हम अप्लाई करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, फिर उसको हम एक अचीवमेंट टेस्ट भी करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बच्चे को एक रेमेडियल स्टेप देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत है, तो हम उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, फिर उसका एक अचीवमेंट टेस्ट लेंगे। तो कहीं ना कहीं और जितने भी क्लास में लर्नर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, उनके बीच में एक गैप को ख़त्म करते हैं। ठीक है, जो उनका गैप है, किस वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो हमेशा हम एक रेमेडियल स्टेप उठाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 होगा राइट ऑप्शन, कि नो द गैप इन लर्नर्स। ठीक है, कि बच्चे को किस तरह की दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेट कर सकता है, कोई रीडिंग से रिलेट कर सकता है, कोई रेमेडियल स्टेप हमने उठाना है, तो वहाँ पर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट। सेकेंड ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ अ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन। फोर्थ ऑप्शन है, अ टेक्स्ट बुक इज
रिप्लेसेबल। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के बारे में पूछा गया है कि टेक्स्ट बुक किस किस तरह की होती हैं, कैसी कैसी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। देखिए, जो टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक हमेशा बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो ऐसी बुक्स हो जो बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती हुई हों, जो उसका करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से रिलेट करती हुई बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका ऑप्शन इसमें से राइट हुआ आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ए टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट। कोई भी ऐसे फाइनल थिंग नहीं है टीचर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है टीचर प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर द सेशन। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ क्यों, हम क्या करते हैं क्लासरूम में, स्कूल में हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। को करिकुलर ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही थोड़ी हमें बुक चाहिए, हमें बच्चे के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी तो कंप्लीट करना पड़ता है। हमारे कुछ उद्देश्य तो होते हैं। हर क्लास, जब बच्चा स्टेप बाय स्टेप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, एक सीढ़ी चढ़ता है, तो हमेशा हमारी हर क्लास कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमने बच्चे को किस स्किल में इम्प्रूव करना है, बच्चे क्या स्किल को डेवलप होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट इज रिप्लेसेबल। ऐसा कुछ नहीं, रिप्लेसेबल नहीं होती। ठीक है, आपका ऑप्शन हुआ सेकंड राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी इसमें से पॉइंट्स में बताइएगा कि ओरल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टीचर किस तरह से डेवलप कर सकती है, कैसे हेल्प कर सकती है। फर्स्ट है चोन्स रीडिंग फॉर द टेक्स्ट विद टीचर। Second is Chon's reaction of the poem after memorizing it. Participating in role play, participating in the correct pronunciation of new and unfamiliar words. ठीक है, तो अब बच्चे की हमने ओरल स्किल को डेवलप करना है, तो कैसे करेंगे हम ओरल स्किल को डेवलप, ताकि बच्चे को जब बोलने का मौका मिलेगा वहीं बच्चे की ओरल स्किल डेवलप होगी। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जहां बच्चे को बोलने के मौके मिलेंगे। आई होप समझ गए होंगे। थर्ड ऑप्शन पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, जब बच्चा रोल प्ले करेगा, नाटक करेगा, तो वहाँ बच्चे की जो बोलने की स्किल है वो इन्हांस होगी। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, When we say language is arbitrary, we means to say that कि arbitrary का मीनिंग क्या है, ये भी मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन। There is an inherent relation between the words of a language and their meaning. सेकेंड ऑप्शन है the relation between words and their meaning is based on a valid reason and not on chance. थर्ड ऑप्शन है there is no inherent relation between the words of language and their meaning. फोर्थ ऑप्शन है language follow prefix principles. अब बताइए क्या होगा इसमें, आप में बताइए, या फिर आपके लिए छोड़ूं इस क्वेश्चन को, आंसर को मैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को आप पर छोड़ती हूँ, अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप जवाब देते नहीं हो, आप लोग इंग्लिश क्लास को ध्यान से सीरियसली समझते नहीं हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में, है ना। चलिए कोई बात, चलिए मैं बता ही देती हूँ, कोई बात नहीं। चलिए आपका ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, कि जन्मजात हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता किसी वर्ड, लैंग्वेज के वर्ड से, उसके मीनिंग से। ठीक है, आर्बिट्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग ग्रामर एडवोकेट्स दैट वी शुड डैश फर्स्ट। यहाँ पर डिडक्टिव अप्रोच की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट एग्जाम्पल, सेकेंड है प्रेजेंट रूल्स, थर्ड है प्रेजेंट जेन्युइन कम्युनिकेशन, और फोर्थ है प्रोवाइड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल। डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्ट करना जब हम ग्रामर के रूल्स को डिडक्टिव मेथड से सीखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर पार्ट टू होल चलते हैं, पार्ट टू होल, उसकी बात हो रही है पार्ट टू होल की। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे, पार्ट टू होल चलेंगे ग्रामर में, तो सबसे पहले ग्रामर मेथड की बात हो रही है, ग्रामर एडवोकेट करने, ग्रामर सिखानी है, तो आई होप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम बच्चों को रूल सिखाएंगे, लेकिन किस में सिखाएंगे, उसके जो फर्स्ट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको उसके रूल सिखाएंगे। मान लीजिए बच्चे की हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है, बट हमने इंग्लिश सिखानी है, तो इंग्लिश में जितने भी हम ग्रामर सिखाएंगे उसको जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उस फर्स्ट लैंग्वेज में सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट रूल्स। ठीक है, आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। PYQs, अगले PYQs हम अगले सेशन करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, और लाइक भी कर दिया कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।